आप सभी का स्वागत है आदित्य एनसीईआरटी क्लासेस में। मैं आज आपको रोलेट एक्ट बताने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट या मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाने वाला ही है सवाल। रोलेट एक्ट क्या है? तो जो भारतीयों द्वारा लगातार क्रांतिकारी गतिविधि की जा रही थी, क्रांतिकारी गतिविधि में जैसे कि यहाँ अंग्रेज का ही है रेलवे पटरी, जिससे कि वो पार्ट हो रहे हैं, तो इस पे बम पटक देना या तो रेलवे का पटरी उखाड़ लेना, और काफी अंग्रेजों को परेशान कर रहे थे, जिसके कारण कि उन्होंने एक जज की नियुक्ति और उसका नाम था सिडनी रोलेट, जिसके सम्मान में उन्होंने रोलेट एक्ट, सिडनी रोलेट के सम्मान में रोलेट एक्ट इसका कानून का नाम दिया गया। इन्होंने ब्रिटिश ने कहा कि भारतीयों द्वारा लगातार गतिविधि को कम करने के लिए आपको टास्क दिया जा रहा है कि इसके लिए वर्क कीजिए। तो इन्होंने इसकी एक कमेटी बनाई, जिसके अध्यक्ष यह रहे, और उसके बाद उन्होंने यह कहा कि जब 1917 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून ही गलत है। क्यों? कि आप यदि मान लीजिए कि कानून है, डायरेक्टली यदि कोई भी क्रांतिकारी गतिविधि कर रहा है तो फिर हम उसको देखेंगे, पकड़ेंगे, पकड़ के फिर उस पर केस होगा, फिर केस करने के बाद उसको जज के पास ले जाएंगे 24 घंटे के बाद, उसके बाद जज उसको सुनवाई करेगी, तब उस पर सजा होगी। तो जिसके कारण की काफी लंबी प्रक्रिया होने के कारण यह उन लोगों को क्रांतिकारी गतिविधि करने में काफी आसान हो जा रही है, जिसके कारण कि उन्होंने कहा कि ना वकील, ना दलील, ना अपील, ना वकील और ना दलील, यानी कि ना आप केस कर सकते हैं, ना ही आप वकील बुला सकते हैं कि हम निर्दोष हैं, आप देख लीजिए कि हम दोषी नहीं हैं। यदि आप पे शक हो गया कि आप पटरी उखाड़ रहे हैं, बम पटक रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हैं आप, तो आपको पकड़ लिया जाएगा। ना ही दलील, यानी कि आप अपने पक्ष में कुछ सबूत भी नहीं दे सकते हैं, आपको कुछ बोलना ही नहीं है। वो अंग्रेज आपको 2 वर्ष तक नजरबंद या अपने पास रखेगा, आपसे मार मार के सारा बात कबूल करवाएगा, और कबूल करने के बाद उसके बाद ही आपको सजा होगी। तो रोलेट एक्ट को भारतीयों द्वारा काला कानून कहकर संबोधन किया गया, क्योंकि जब हम अपने पक्ष में ना ही कोई बात बोल सकते हैं और ना ही अपने पक्ष की कोई सफाई दे सकते हैं, डायरेक्टली मुझे जिस व्यक्ति पर शक हुआ कि ये व्यक्ति चोर लग रहा है, तो उस व्यक्ति को डायरेक्टली उसको पकड़ के जेल में डाल देना। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी इसका काफी विरोध किया। और ये हमारे भारत का मैप है, और ये 1857 के विद्रोह में, जो कि पंजाब शामिल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, जो अधिकतर यहाँ बिहार, यूपी यही सब शामिल था। और पता चला कि 1919 में जो ये रोलेट एक्ट आया, जिसका पंजाब ने काफी विरोध किया, और उन्होंने यहाँ पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे, उनका नाम सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, और यहाँ उन्हें 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वह रोलेट एक्ट का काफी विरोध करते हैं। और यहाँ महात्मा गांधी वो सोचते हैं कि पहले मैं महाराष्ट्र से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के बाद हम पंजाब जाकर देखेंगे वहाँ कैसा स्थिति का, काफी दयनीय स्थिति चल रही है। तब वह जब महाराष्ट्र से निकलते हैं और दिल्ली 9 अप्रैल 1919 को वह पहुंचते हैं, तब यहाँ जो पंजाब के गवर्नर थे ओ डायर, इन्होंने यह कहा कि गांधी को दिल्ली में ही पकड़ लो, क्योंकि ये जाएगा, झूठ में विद्रोह करेगा, काफी आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रयास करेगा, जिसके कारण कि इसे जेल में पकड़कर डाल दो। और महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया जाता है। फिर 13 अप्रैल 1919 को जिस प्रकार हिंदू में सावन की पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक उसी तरह वह उन लोग के बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है। और एक जो अमृतसर में एक मैदान है, उसका नाम है जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग में उन्होंने कई लोग जो सभा लगाए हैं और भाषण यहाँ, और चारों तरफ इधर दुकान है और मेला लगा है, काफी दिनों बाद कई स्त्री, महिला, पुरुष सभी लोग यहाँ, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए हैं। और जो ओ डायर थे, इन्होंने 144 एक्ट के तहत सभा करने और
सम्मेलन बुलाना या साथ में बहुत सारे लोग इकट्ठे होने, इसका इन्होंने ये नहीं कर सकते, इन्होंने ये किया। और उसके बाद जनरल ओ डायर ये गवर्नर रहते हैं और इन्हीं के सेना के प्रमुख अधिकारी आर डायर, रेजिनल डायर, यह आर डायर को भेजते हैं कि यहाँ जलियांवाला बाग के मैदान में काफी लोग इकट्ठा हुए हैं, जाके देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। तब यहाँ कई लोग जो बैठे थे सम्मेलन सभा करने के लिए, उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आप सभी भाइयों जो दुकान में हैं वह सभी आप यहाँ आकर और 2 मिनट ये सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू को कुछ देर याद करते हुए मौन धारण करेंगे। और जिसके कारण कि इन्होंने सभी यहाँ से ये सब जो दुकान जितने भी व्यक्ति थे इस सभा में सभी लोग आ गए। उसके बाद आर डायर जो था, आर डायर ने यह किया कि लगातार उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग हैं, तो वह बोला कि अपने सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया कि आप गोली चलाइए। और इन्होंने लगातार 560 गोली चलाई, जिसके कारण 1500 भारतीयों की मृत्यु हो गई। 1500 भारतीयों की मृत्यु हो गई। और ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट गोली चलाने से ही मृत्यु हुई। यहाँ कुछ लोग कुआं है, काफी भगदड़ मच गई, जब गोली चलने लगा तो काफी भगदड़ मच गई। यहाँ कुआं है, कुछ लोग सोचे कि हमें तैरने आता है इसीलिए कुआं में कूद गए, फिर एक कूदे, फिर उसके ऊपर कोई कूद गया, फिर ऊपर, ऐसे करते करते पता चला बहुत सारे आदमी कुआं में कूद गए और पता चला कि 250 लाश तो सिर्फ कुएं से निकल रहा है। और इतने गोलियां मारे गए जिससे कि काफी बच्चे, बड़े, बूढ़े बहुत लोग मारे गए। और जिसको महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों ने हिमालय जैसी गलती की है। अच्छा, ये हिमालय जैसी गलती मतलब काफी जो कंपटीशन के क्वेश्चन में एनसीईआरटी का लाइन है, हिमालय जैसी गलती, तो कोई हिमालय जैसी गलती क्या? भारत का सबसे बड़ा पर्वत हिमालय है और हिमालय जैसी यानी कि उतनी बड़ी गलती अंग्रेजों ने की और उन्होंने काफी उसकी निंदा की। और उन्होंने यह भी कहा कि यह ओ डायर की गलती नहीं है, ये आर डायर की गलती है, क्योंकि इन्होंने ही अपनी सेना को गोली चलाने का आदेश दिया और जिसके कारण कि आर डायर को फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन आर डायर के प्रति एक उनके खिलाफ एक हंटर कमीशन का गठन किया जाता है और हंटर आर डायर के खिलाफ हंटर कमीशन का गठन किया जाता है कि इसमें जांच होगी कि क्या आर डायर सही में गलत था। तब जब ये हंटर कमीशन का रिपोर्ट आया तो उसमें अंग्रेजों ने यह कहा कि इसमें आर डायर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जो अंदर में सभी लोग जो सभा कर रहे थे वह हथियार लेके कर रहे थे और अंग्रेजों ने जो गोली चलाई वो अपनी जान बचाने के लिए और अंग्रेजों के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वो लोग उन्हें मार देते वो नहीं मारते, तो जिस कारण इन्हें यह गोली चलाना पड़ा। और आर डायर को ना कि कोई फांसी की सजा दी जाती है, एक पद को उनको डिमोशन कर दी जाती है कि आप जो एक पद ऊंचा थे आप नीचे चले आइए, जिसके कारण कि आर डायर ने इस्तीफा दे दिया और बोला मुझे ये नौकरी नहीं करना है। वह इस्तीफा देने का, क्योंकि इसे इंग्लैंड में जो लोग थे वह इसे शेर के रूप में संबोधन करते थे कि एक ब्रिटिश का शेर है कि अकेले 1500 भारतीयों को मार दिया अपने, और यह इसी शेर के रूप में संबोधन। तो आर डायर कह रहा है कि हमें कहाँ ब्रिटिश इंग्लैंड में शेर का नाम से संबोधन किया जा रहा है और यहाँ मुझे एक डिमोशन दिया जाए, इसीलिए वह इस्तीफा देकर वह इंग्लैंड में चले जाते हैं। और जब वह इंग्लैंड में जाते हैं उसके 3 साल बाद ही उन्होंने कई निहत्थे भारतीयों की हत्या की, जिसकी बददुआ इन्हें लग गई और पता चला कि 3 साल बाद ही इन्हें लकवा मार देता है और लकवा मारने के कारण यह 8 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये पंजाब के एक व्यक्ति हैं, मैं आपको पंजाब के एक व्यक्ति के बारे में बता रही हूँ जो कि आप सुनेंगे तो आपको काफी गर्व होगा। पंजाब के एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है उधम सिंह। यहाँ उधम सिंह उनका नाम है और इनके बचपन से इनके माता पिता नहीं है, ये अनाथ थे। और जो यहाँ के पंजाब के सभी सिख भाई को ही वो अपना भाई और बहन मानते थे। और जब उन्होंने देखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हमारी 1500 भाई और बहनें की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम ये आर डायर को मार के रहेंगे चाहे जो हो जाए। लेकिन बाद में पता चला कि आर डायर की मृत्यु लकवा मारने के कारण हो जाती है। तब उन्होंने कहा कि मैं आर डायर तो मर गया, लेकिन अब मैं ओ डायर को मार के रहूंगा। और उन्होंने ओ डायर को मारने के लिए यहाँ तक कि काफी प्रयास किया, भारत में प्रयास किया, लेकिन उन्होंने 1500 व्यक्ति को मारा था, जिसके कारण कि उन्हें हेवी सिक्योरिटी में रखा जाता था, क्योंकि मान लो कि
कई ऐसे लोग चाह रहे थे जो 1500 लोगों की मृत्यु हुई है तो मेरे भाई को मारा, मेरे पिता को मारा, इसे हम मार के रहेंगे, जिस कारण की काफ़ी हेवी सिक्योरिटी में रहते थे और जिस कारण कि उधम सिंह इन्हें नहीं मार पाए क्योंकि यदि वो उन्होंने यह सोचा कि यदि हम मारते भी हैं और यदि हम मार नहीं पाते क्योंकि इतना गार्डिंग है तो पता चलेगा वो तो नहीं मरेंगे, लेकिन हम ये लोग फांसी की सजा दे देंगे। 21 वर्षों तक यहाँ वो भारत में वो अपना काम करके उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तब वह इंग्लैंड में चले जाते हैं वो डायर और इंग्लैंड में जाकर वहाँ उन्हें काफ़ी महान व्यक्ति के रूप में क्योंकि वो अभी जलियांवाला बाग हत्याकांड में थे, उन्हें काफ़ी सम्मानित किया जा रहा था। उन्हीं के सम्मान में एक सभा बुलाई गई थी, जिससे कि सभा में उन्हीं को संबोधन, उन्हीं को भाषण देना था। उस सभा में जब यह ओडायर इंग्लैंड चले गए तो उधम सिंह ने भी सारी अपनी संपत्ति बेचकर वो भी इंग्लैंड चले गए और उस सभा में उन्होंने यह कहा किया कि एक किताब खरीद के लाया और किताब में रात भर सिर्फ यही होमवर्क किए कि एक किताब को काट के और उसके अंदर पिस्टल सेट करने का एक करके उन्होंने बीच में पिस्टल सेट किया और जब ये सभा के अंदर सभी लोग जा रहे थे तो चेकिंग हो रहा था कि क्या आप सही कोई ऐसा तो हथियार तो नहीं लेके जा रहे हैं। तब जो काफ़ी जो सिक्योरिटी पर्सन्स थे जो चेक करने वाले थे उन्होंने 10 पेज आगे पलट के देखा, फिर 10 पेज पीछे देखा, पता चला कि कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो कि हथियार-वथियार। तो बोला ठीक है इसको रखो साइड में, तुम्हारा चेक करेंगे। तब उधम सिंह का पूरा शरीर चेक किया जिसमें कुछ नहीं मिला, उसके बाद उन्हें अंदर जाने दिया और जब वो डायर सभा में उठकर भाषण देने के लिए उठते हैं तब ये जो उधम सिंह है ये पंजाब के नागरिक वह क्या करते हैं कि यहाँ सबसे आगे बैठे रहते हैं और वो डायर जैसे उठता है तो उसे वह पिस्टल से गोली मार देते हैं और वो डायर की मृत्यु हो जाती है और गोली मारने के कारण काफ़ी जो सभा में काफ़ी भगदड़ मच जाती है, सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन ये उधम सिंह ना कि कहीं उठ के भागते हैं, वह डायरेक्टली वो चेयर पे बैठे रहते हैं कि अब जो मेरे जीवन का मकसद था वो मैंने कर लिया, अब मुझे मरने से कोई मतलब नहीं है। क्यों? कि हमारा जीवन का मकसद था वो डायर को मारना, हमारे 1000 जो भारतीय व्यक्ति को मारा है उसे हमें उस चीज़ का बदला लेना, ना कि हमारी मृत्यु से हमें डर है। और वह बैठे रहे और इंग्लैंड में ही इन्हें उधम सिंह को फांसी की सजा दी गई और उन्होंने खुशी-खुशी उस फांसी को स्वीकार किया और इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आपको पढ़ना है तो कमेंट में बताएं जिससे कि मैं स्टार्टिंग से आपको एक-एक टू द पॉइंट में आपको समझाऊँ। धन्यवाद।